Fine. So let's do some questions. Question 1 is calculate energy of first, second, third, and fourth Bohr orbit for hydrogen atom. ठीक है, बहुत ही आसान है. You just have to apply the formula and you have to find out the value of E1, E2, E3 and E4. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो लेट मी डू इट. So for hydrogen atom, value of Z is equal to 1. Okay, and the formula of energy is En is equal to minus 13.6 into Z square by n square electron volt per atom. Okay, so अगर मुझे E1 निकालना है और हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, so this will become minus 13.6. Z का वैल्यू तो 1 है, divided by n square directly. So if I want to find out the value of E1, it will be equal to simply n का value is 1, so energy will be minus 13.6 electron volt. Okay, if I want to find out the value of E2, it is going to be minus 13.6 divided by 2 square, which will be minus 13.6 divided by 4, which is equal to minus 3.4. Then if I want to find out the value of E4, then of course it is going to be minus 13.6 divided by, okay, let's E3. 3 3s are 9. So finally energy will be minus 1.5 electron volt. Now if I see E4, again minus 13.6, 4 4s are 16, which will be equal to minus 0.85 electron volt. This is like per atom, electron volt per atom, and electron volt per atom. Got it? It was an easy question. Okay. Now, while we were doing this question, okay, I will give you a little bit of easy version so that you need not to calculate all these things. If I see all this thing, I can write down energy of any atom, any species will be equal to energy of hydrogen multiplied by Z square. Because for hydrogen the value of Z is equal to 1. But अगर मुझे किसी और एटम के लिए निकालना है, किसी भी और एटम के लिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ तो सेम ही रहेगी ना. लाइक E1 अगर मैं हीलियम ले लूँ, हीलियम के लिए अगर मुझे E1 निकालना है, दैट मीन्स Z का वैल्यू 2 है बट N का वैल्यू 2 है. अगर मुझे हीलियम सॉरी 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 जेड का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 1 होगा. अगर मुझे E2 निकालना है, जेड का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 2, तो वेरिएशन किसका हो रहा है यहाँ पे, एन 1 है 2 है, वो तो हाइड्रोजन के लिए भी सेम हो सकता है. E1 के लिए फॉर हाइड्रोजन एन का वैल्यू 1 था, E2 के लिए फॉर हाइड्रोजन का वैल्यू जेड का वैल्यू 1 ही था और एन का वैल्यू 2 था. तो वो एन का वैल्यू तो सेम रहेगा चाहे आप हाइड्रोजन लो आप हीलियम लो. तो मैं अगर किसी अलग एटम के लिए मुझे निकालना है, तो मैं हाइड्रोजन की जो भी एनर्जी है, यूजुअली 1 2 3 4 ही मैक्सिमम पूछता है, 5th 6th इतना दूर तक नहीं पूछते क्वेश्चन में. तो अगर आप हाइड्रोजन की ये 4 वैल्यू याद कर लोगे, E1 E2 E3 एंड E4, और अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है किसी और एटम के लिए, तो आप सिंपली उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे इस वैल्यू को, तो यू विल गेट द आंसर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू अ क्वेश्चन. कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड Bohr orbit of helium plus. अभी हीलियम का पूछा है, दो चीजें कर सकते हो आप. थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है तो E3 विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है. जेड का वैल्यू हीलियम के लिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एन के लिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर.
ठीक है, ये तो फिर भी कैलकुलेट करना ईजी है, आप इसको सॉल्व करने लगोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वॉट एवर, बट मैं दूसरी तरीके से भी कर सकती हूँ. E3 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन at third orbit multiplied by z square. Z square is 2 2 is 4, that is its square. और थर्ड के लिए मेरे पास एनर्जी कितना था इसका, -1.5 इंटू 4. माई आंसर विल बी -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ओके, सो आई फाइंड इट मोर ईजी. अगर मैं ये चार वैल्यू हाइड्रोजन की याद कर लूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा. अदरवाइज इस चैप्टर में आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे बहुत ही ज़्यादा. चलो एक और क्वेश्चन करो. कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकेंड बोहर ऑर्बिट for an element having atomic number 10. Solve this question. Next question. Calculate ratio of energy of third Bohr orbit of beryllium plus 2 ion to fifth Bohr orbit of lithium plus 2 ion. Solve these two questions. चलो मैं डिस्कस कर रही हूँ. देखो, question is saying calculate total energy, kinetic energy and potential energy for second Bohr orbit for an element having atomic number 10. Okay, so Z का वैल्यू 10 है यहाँ पे. मुझे अगर टोटल एनर्जी निकालनी है, मैं टोटल एनर्जी निकाल लेती हूँ. दैट इज कितना हो जाएगा, E2 फॉर हाइड्रोजन एटम का 2 लिया, मल्टीप्लाई किया मैंने Z स्क्वायर से. फॉर हाइड्रोजन एटम वैल्यू वाज -3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अब काइनेटिक एनर्जी इफ यू रिमेंबर सेम फॉर्मूला था, बस माइनस की जगह प्लस था, तो ये हो जाएगा +340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इट वाज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हमने रेशियो निकाला था, तो काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स था, या सॉरी नॉट काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स था, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -340, so which will be equal to -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी आप पूरा फॉर्मूला निकालते, हाफ जेड ई स्क्वायर, वो सब नहीं करना है. So make sure you know all these things. That is why I told you the ratio. है ना, टोटल एनर्जी का मैंने पोटेंशियल एनर्जी के साथ और काइनेटिक एनर्जी के साथ, दोनों के साथ आपको रेशियो बता दिया, सो दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. क्या रेशियो था, टोटल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी था आपके पास -1 में, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 1 था, पोटेंशियल एनर्जी का -2 था. ठीक है, तो एनीवेज ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ दिस टोटल एनर्जी, बस वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ना, दोनों ही माइनस के साइन में है. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट.
टोटल एनर्जी ये वाला फॉर्मूला लगाया ना प्रशस्ति, ऊपर बताया ना अभी, ये हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला लगाया टू मेक द कैलकुलेशन इजी, दिस वन। मुझे अगर E3 का निकालना है यहाँ पे, I want to find out the energy of E3 किसी भी एटम के लिए, तो वो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन का 3 मल्टीप्लाई बाई जो भी एटम है उसका जेड स्क्वायर से कर दो। हाइड्रोजन का वैल्यू लो 2 वाला जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है आपको, मल्टीप्लाई कर दो हाइड्रोजन लो जो 4th ऑर्बिट में था और उसको मल्टीप्लाई कर दो जेड स्क्वायर से, जिस भी एटम की बात कर रहे हो। अगर लिथियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बेरिलियम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड बोरॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अभी क्लियर है? मुश्किल लग रहा है ये, डिफिकल्ट है क्या अंडरस्टैंड करना? दिस इज वेरी इजी। इतने आसान न्यूमेरिकल्स किसी चैप्टर में नहीं होंगे एनीवेज। चलो, next is your calculate the ratio of energy of third Bohr orbit of beryllium plus 2 ion to fifth Bohr orbit of lithium plus 2 ion। तो हमें इस केस में निकालना है रेशियो। तो अगेन सिंपली डिवाइड करते हुए चलना है ताकि सब कैंसिल आउट हो जाए, आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे E1 डिवाइडेड बाई E2, ठीक है। दैट मीन्स थर्ड बोहर ऑर्बिट मतलब E3 बोल रहा है, एंड टू द फिफ्थ बोहर ऑर्बिट मतलब E5 बोल रहा है, ठीक है। E3 और E5 का हमको रेशियो निकालना है। So which will be equal to minus 13.6 into बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 4, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई माइनस 13.6। E5 के लिए आपके पास हो जाएगा, लिथियम के लिए पूछा है तो z का वैल्यू हो जाएगा 3 स्क्वायर, और फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लिख दो आप, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 20, 25, 25 इंटू 16 400 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे भी 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। सो दिस विल बी द रेशियो। क्लियर है? फास्ट लग रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो लेट मी नो। Okay, solve this question. Question is saying that if energy of fourth Bohr orbit of lithium plus 2 ion is x, then calculate the energy of sixth excited state। ध्यान रखना excited state है, भूलना नहीं इसको। sixth excited state of H plus ion और helium कर दो इसको, helium plus ion in the terms of x। Do this।
Yes, Pragna, your answer is right. Good. Everyone else also try. Chalo, let's try. Yes, Neha, your answer is also right. Good. So डिस्कस करूँ अभी. चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी एनर्जी होगी फॉर फोर्थ ऑर्बिट, संपदा करेक्ट है. आई थिंक आप 4 लिखना भूल गए हो, जस्ट चेक करना. प्रशस्ति थोड़ा गड़बड़ किया है आपने. प्रशस्ति गलत है. चलो देखो, फॉर फोर्थ ऑर्बिट इट इज इक्वल टू. सुहान, योर आंसर इज राइट. स्निग्धो, आपका गलत है. फॉर लिथियम प्लस आयन फॉर्मूला क्या होगा? -13.6 इंटू 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, z² बाई n². फॉर लिथियम z का वैल्यू इज 3 एंड n का वैल्यू इज 4. क्वेश्चन में ही गिवन है. ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है. और आपको पूछ रहा है हीलियम के लिए एनर्जी ऑफ हीलियम फॉर इज सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट. सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू कितना है? 7. ये ध्यान रखना, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है. तो हमें निकालना था हीलियम+2 का. तो ये क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 3 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर. कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि किसी एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज डिवाइड कर दो दोनों को. ओके, ये पूरा वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपके पास? x हो जाएगा, है ना. दिस इज लिथियम का ये जो वैल्यू है वो क्या है? वो x है. ये x बन गया. ये आपको निकालना है और डिवाइड करने की वजह से कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. ये कैंसिल आउट हो गए. सो व्हाट विल यू गेट? या सॉरी फॉर हीलियम वैल्यू विल बी 2 स्क्वायर. नो, हाँ, ओके. 2 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर. ये वैल्यू x के इक्वल है, ये तो कैंसिल आउट हो गया. तो बचा क्या मेरे पास? x डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ हीलियम+2 आयन for seventh orbit will be equal to 3 3s are 9 divided by 4 4s are 16, 7 7s are 49, ऊपर हो जाएगा 2 2s are 4. Okay, so ultimately energy of helium+2 for seventh orbit will be equal to 16 4s are 64. इधर पहुंच जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 49 इंटू 9 441. ये x के रिस्पेक्ट में यू गॉट योर आंसर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इन एनी ट्रांजिशन. ओके, तो अभी तक तो हम सिंपल एक ऑर्बिट
में एनी ऑर्बिट, कोई भी एन ऑर्बिट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या एनर्जी होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ मूव करे, ओके, मान लो मेरे पास ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, लेट्स से इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2। सो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है E2 से, वो पहुंच जाता है E1 पे, तो उसको जाना है E2 से E1। ध्यान रखो, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। यहाँ पे E1 है, दिस इज E2। यहाँ ऊपर से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। और अगर किसी ऊपर से नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ना। आपको बताया ही था, ये न्यूक्लियस है। लेट्स से दिस इज योर E1, E2, E3 एंड E4। अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाना चाह रहा है, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 से E1 पे आना चाह रहा है, मोर स्टेबल एनर्जी लेवल पे आ रहा है, दैट मीन्स एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, सो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है या फिर रिलीज किया है, it will be equal to change in energy, okay, and that change in energy will be equal to E2 minus E1, which is energy at higher orbit minus energy at lower orbit। सिंपली आप माइनस करोगे। अब मैं ये एनर्जी की वैल्यू पुट कर देती हूँ, -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। अब ये E2 है, तो मैं यहाँ पे N2 स्क्वायर लिख देती हूँ, माइनस माइनस ऑफ 13.6 Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस में, यू विल हैव -13.6 Z स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर प्लस 13.6 Z स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। अब 13.6 कॉमन ले लो और Z स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। और अगर मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लूँ, कितना हो जाएगा, -13.6 Z स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन एनर्जी अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट हो रहा है तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ओके, चलो अब लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ये भी फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अगर अगर n का वैल्यू पॉजिटिव में रखोगे, सॉरी, एनर्जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव में याद करना है तो N1 से माइनस N2 करना पड़ेगा, और नेगेटिव में रखना है तो N2 से N1 माइनस करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट the electron from lithium +2 ion from ground state to third excited state. Okay, this is your first question. Try to solve this. Also calculate lambda and frequency of photon required for this transition.
ओके, चलो, एनर्जी के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आई एम डूइंग दिस। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। तो ग्राउंड स्टेट बोला है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है एन का वैल्यू कितना होगा, 1। और क्योंकि यहाँ पे लिथियम की बात हो रही है तो जेड का वैल्यू कितना हुआ, 3। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एन का वैल्यू होगा 4। ये चीज़ का बस ध्यान रखना है, ये थर्ड स्टेट नहीं है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ से आप चेंज इन एनर्जी निकाल लो, कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर, which is -13.6 z square means 3 square 1/n2, this is your n1, this is your n2, n2 का वैल्यू है 4, 4 तो 4 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 एलसीएम लेके यहाँ पे वैल्यू लार्जर वैल्यू आएगा, तो ये माइनस में ही वैल्यू आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 114.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, माइनस को बाहर मत रखो, सिंपली 13.6 यहाँ पे n1 स्क्वायर यहाँ पे n2 स्क्वायर कर दो, तो माइनस का चक्कर नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। सेकेंड पार्ट बोल रहा था ऑल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर दिस ट्रांजिशन है ना, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, शॉर्टकट बताया था, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लैम्डा किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। 12400 डिवाइडेड बाई 114.75। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 115 भी कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1070 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए इट इज c by lambda which will be equal to 3 into 10 raised to the power 8 divided by 1.07 into 10 raised to the power minus 7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको आप किस चीज़ में किस, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में हम कभी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं करते, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, तो वो मुझे एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट? ओके ग्रेट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट थिंग, orbit of lowest energy is placed at the bottom। जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है उसको आप बॉटम में रखोगे। देन all other orbits having higher energy are placed above it। ठीक है, जिनकी एनर्जी हायर होगी उसको हम ऊपर रखेंगे। फाइन, तो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं एनर्जी गैप बनाना चाहूँ
this is, let's say, E1, this is E2, this is E3, then E4, E5 एंड सो ऑन पूरा चलता रहेगा, और लास्ट में डायरेक्टली लिख देते हैं ई इन्फिनिटी. दिस इज E1, E2, E3, E4, E5 एंड देन ई इन्फिनिटी. तो आपको ये पता है कि E1 के लिए एनर्जी का वैल्यू कितना था, -13.6 हमने निकाला था. E2 के लिए कितना था, -3.4. उससे पहले कितना था, उसके बाद -1.5, देन -0.85. ओके, ऐसे ही E5 के लिए भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, 0.55 होती है. अगर मैं एनर्जी गैप यहाँ पे देखना चाहूँ, इसके और इसके बीच में एनर्जी गैप कितने का है, 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लोवेस्ट एनर्जी और E3 के लिए यहाँ पे इनका एनर्जी गैप कितना हो गया, 12.5. इसके अब E4 के लिए अगर हम एनर्जी गैप देखें, 12.75. तो धीरे धीरे आप देख रहे हो डिफरेंस कम होता जा रहा है. यहाँ पे 10 का डिफरेंस था, फिर ये तो सिर्फ 12 का ही डिफरेंस रहा, ये 12.75 का डिफरेंस रहा. तो ऑल टुगेदर अगर मैं E2 और E3 में डिफरेंस देखना चाहूँ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. ओके, ऐसे ही अगर मैं E3 और E4 के बीच का डिफरेंस देखना चाहूँ तो डिफरेंस आ रहा है 0.65 का. तो धीरे धीरे एनर्जी लेवल जो है वो कैसे होती जा रही है, एक दूसरे के पास में आती जा रही है. ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए. बाकी सब के लिए भी ऐसा ही होता है, बट हाइड्रोजन के लिए हमको स्पेशली पढ़ना है इस चैप्टर में. ओके, तो ये जस्ट वांटेड टू टेल यू हाउ दिस एनर्जी गैप विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. तो अगर आप किसी एटम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले के बीच में गैप ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर. और if I want to find out the energy difference from E1 and E just infinity, इसके बीच में अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है E इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, जीरो के. बताया था अगर इन्फिनाइट है तो जीरो के इक्वल होगा. तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 13.6. तो जो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है वो किसका हो सकता है, 13.6 का. ओके, अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, डिफरेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. अब अगर किसी स्पीशीज का एनर्जी मेरे पास मैक्सिमम है तो कौन से केस में एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में हो दैट एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, टेल मी. In which orbit your electron should be there so that the energy is maximum. Yes, good Snigdho. At ground state n is equal to 1 होना चाहिए. Okay, Renuka and Prashasti has also given the correct answer. Good. So E maximum तभी आएगा like N1 should be lowest, तभी एनर्जी मैक्सिमम आएगा. एनर्जी मैक्सिमम है इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम. ये चीज ध्यान रखनी है. सेम वे अगर एनर्जी मिनिमम है मेरी, एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मेरा कौन से ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1. ई मिनिमम है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम है मतलब वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम. गॉट इट. ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है. अब क्वेश्चन में आपको ये चीजें पूछ सकता है कि कौन से ट्रांजिशन में ओके आपके पास एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है. तो वो मैं आपको ये एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन से ही. लेट्स डू वन क्वेश्चन.
for which of the following ट्रांजिशन, हम हाइड्रोजन एटम के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं मोस्टली, एनर्जी विल बी मैक्सिमम। किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी जो है आपके पास वो मैक्सिमम होगा? मेरे पास ऑप्शंस है। ए ऑप्शंस मैंने बोल दिया जब 2 से 3 जा रहा है, बी बोल दिया मैंने 3 से 4 जा रहा है, सी हम बोल रहे हैं 2 से 4 जा रहा है, और डी हम बोल रहे हैं 3 से 5 आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा है। अब अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए, सो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज कर लोगे बट इट विल टेक यू 15 मिनट्स, बिकॉज अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर -1/n1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? ट्रिक ध्यान रखनी है। ट्रिक क्या है आपकी? कि अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, बाकी सब तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिलेट कर लोगे। अगर एनर्जी मैक्सिमम बोल दिया दैट मीन्स एन का वैल्यू, n1 का वैल्यू शुड बी लोएस्ट, n1 का वैल्यू सबसे छोटा होना चाहिए उसका, ओके, और n2 का वैल्यू शुड बी हाईएस्ट, तभी उसकी एनर्जी मैक्सिमम आएगी। ऐसी अगर एनर्जी मिनिमम पूछ ले आपसे तो n1 का वैल्यू शुड बी हाईएस्ट और n2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? n1 प्लस 1, मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला, जितना ज़्यादा क्लोज रहेगा उतना बेटर रहेगा, है ना। तो अब शॉर्टकट से कर लो, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। n1 आपका सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। लोवेस्ट कौन कौन से केस में है? ए में लोवेस्ट है और सी में लोवेस्ट है, बाकी में तो लोवेस्ट है नहीं। दूसरा बोल रहा है कि n2 शुड बी हाईएस्ट, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, आंसर क्या हो गया? सी। सो डू वी नीड दिस कैलकुलेशन? नो, हम डायरेक्टली इससे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करो। 3 to 5, 4 to 5, 5 to 6 एंड 7 to 8, इसमें बताओ आंसर क्या होगा? अब वही चीज आपको चेक करनी है। n1 शुड बी द लोवेस्ट। लोवेस्ट में कौन सा ऑप्शन है? कुछ नहीं करना, लोवेस्ट तो सिर्फ एक ही में, बाकी सब तो भूल जाओ, पहले आपको लोवेस्ट में जाना है, ओके। थर्ड चेक करोगे, n1 शुड बी लोवेस्ट, यहाँ पे 1 to 2, 1 to infinity, और n2 शुड बी हाईएस्ट। 2 हाईएस्ट होगा या इन्फिनिटी? ऑफ कोर्स इन्फिनिटी, तो आंसर हो गया मेरा डी। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस लॉजिक ओनली। क्वेश्चंस में सॉल्व करने मत बैठ जाना, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है लैम्डा शुड बी मैक्सिमम। लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। इसका मतलब है वो पूछ रहा है एनर्जी मिनिमम, तो लॉजिक आपको यही लगाना है, ठीक है। ऑप्शन दे रही हूँ। फर्स्ट ए 6 to 7, बी 4 to 5, सी 6 to 9 and D 3 to 4. Second part, A 2 to 7, B 1 to infinity, C 3 to 10 and D 4 to 12. ओके, अब देखो क्या बोल रहा था, n1 शुड बी हाईएस्ट, तो चेक कर लो किस में हाईएस्ट है n1। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ऑफ कोर्स ए या फिर सी में से कुछ होना चाहिए। और दूसरा बोल रहा है कि n1 + 1, मतलब जितना क्लोज होगा उतना बेटर, तो आंसर हो जाएगा ए।
Okay, good. Almost all of you are giving the correct answer. For second part, n1 should be the highest. 2 1 3 4, तो ऑफ कोर्स 4 वाला होगा, बाकी सब तो देखना ही नहीं है, बाकी सब तो छोटे ही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी. Do you have any doubt? Let me know. Okay, so class का time already is over now, है ना? So next, in the next class we will continue from here. Krish, do give me the recording